बुद्धिमान जन, हम आज के सेशन को एक डॉक्यूमेंट जो 17 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन लेकर के पास किया था, डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ पीसेंट एंड अदर पीपल वर्किंग ऑन दी रूरल एरिया, यानी किसान और काम करने वाले लोग जो हैं गांव में, उन लोगों के ऊपर हमारा आज का चिंतन केंद्रित रहेगा। साथियों, मैं बात अपनी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि 1970 में कुछ वैज्ञानिक दुनिया के बैठे और उन्होंने एक चीज का पता किया कि क्या इस पृथ्वी पर जो कुछ भी संसाधन है इस मानव के लिए वो चल जाएगा इस जनसंख्या की बढ़ती में। उसको उन्होंने अर्थ ओवरशूट डे के नाम से नापा। नापने के बाद में उन्होंने ये देखा कि अर्थ ओवरशूट डे सालाना घटते 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 2023 में 2 अगस्त आ गया। अब अर्थ ओवरशूट डे क्या है? इस पृथ्वी पे जो भी खाने की चीजें हैं, आम का पेड़ है, ये तो तेल वगैरह, ये रिसोर्स नहीं, जो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स, वो वापस रिसाइकल होते हैं। आम के दोबारा आम लग रहा है, गेहूं दोबारा आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं वो आदमी के लिए कितनी है। करते करते हम 23 अगस्त को पूरी दुनिया में जो चीजें हो रही है, नहीं 2 अगस्त को पूरी दुनिया में जो चीजें हो रही है वो खत्म हो गई है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने हमें डेटा दे दिया, सालाना लगता है। 1970 में हम पूरा था हमारे इस पृथ्वी पर। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में 1.7 टाइम्स पृथ्वी चाहिए इस मानव को खाने पीने रहने के लिए। आप डिजिटल में जाएं या कहीं भी जाएं, उस बात पे नहीं, मैं केंद्रित आपको यह कर रहा हूं कि 1.7 टाइम पृथ्वी आपको अभी जरूरत है। और कतर जैसा देश जो है फरवरी में ही अपना कोटा खत्म कर लेता है, अमेरिका मार्च में कर देता है। भारत, हम खुशहाल हैं, प्रकृति की गोद में हैं, हमारे पास में 70% ही खर्च होता है, हमारे पास में अर्थ ओवरशूट डे रिजर्व में है, इसलिए हम लोगों को भी खिला रहे हैं। हमारे पास में जो कुछ भी साधन है, हमारे पास में जो कुछ भी रिसोर्स हैं, वो प्रकृति ने बहुत अच्छे से दिए हैं। और किसान का भला हो तो उसको पाले पोसे रख रहा है, वो इस पृथ्वी पे पाल रहा है। अर्थ ओवरशूट डे की जब बात आई तो दुनिया के लोगों ने सोचा कि ये जो अनाज है इसका क्या करें, तो WTO घोषित किया। WTO के अंदर एक कानून होता है, वो कानून ये होता है, किसी न किसी चीज को आप जब कमोडिटी घोषित नहीं करो, वस्तु घोषित नहीं करो, तब तक इधर से उधर माल नहीं जाता। माल घोषित करो। शिक्षा को माल घोषित हो चुका है और अनाज को माल घोषित इन्होंने बहुत पहले कर दिया। अब इन सारी परिस्थितियों को यदि मैं देखूं तो WTO के जाल में हम पूरे देश दुनिया के फंस गए। जाल में हैं या ठीक हैं, दोनों। उन्होंने जो बातें कही, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, उन्होंने कहा देखो दुनिया के पूरे किसान इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, उनको कोई सहायता नहीं करेगा इधर उधर की, और उससे जो अनाज पैदा होगा फिर एक दूसरे को बांटेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, और अर्थ ओवरशूट डे के अंदर हम अपने आप को इस पृथ्वी पर मानव को पाल लेंगे। ये मानव तक की बात है। इसमें फिर ये आया कि मछलियां खत्म होने लगी, दूसरी चीजें भी खत्म हो गई। तो इन्होंने ये क्या, 1912 में एक CBD का समझौता किया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। दुनिया के लोग कैसे सोचते हैं उस पर ले जा रहा हूं मैं आपको। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर इन्होंने ये किया कि 3 बातें दी कि इस पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी इनको संरक्षण करना, भाई कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है। मार काट है, कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, लेकिन इनको कंजर्व करना। कंजर्व करके क्या करना है? सस्टेनेबली कंजर्व करना, यानी हमारे आने वाली 4 पीढ़ियों तक तो कम से कम चले, इस बात को लेकर के हमें अपने आप को संरक्षित करना। फिर एक दुनिया में कुवत आई, और वो कुवत ऐसी आई जिस कुवत से आज बहुत दुनिया हिल चुकी है। CBD का समझौता हुआ, और उस समझौते के अंदर उन्होंने ये बात रखी कि भाई हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, कुछ चीज़ों के अंदर जीन्स डालेंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे, उनके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, ऐसे करके हम करेंगे। वैज्ञानिकों ने और मॉन्सेंटो जैसी कंपनियों ने, इन लोगों ने कहा
तो क्या होगा कि पेटेंट कराएंगे, फिर हम आपस में बांटेंगे उसका जो नफा होगा। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड कोई होगा, LMO लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम बांटेंगे। नफा जो भी होगा उससे हम बांटेंगे। नफा बहुत हो रहा है, आपके बीज आ रहे हैं, GM बीज आ रहे हैं, दूसरे कई तरह के बीज आ रहे हैं, नफा हो रहा है। जिसको पेटेंट है उसके नफा हो रहा है, बाकी के नफा नहीं हो रहा है। अब हमने यहाँ पे अपनी बात को रखी जो हमारी ओर से है, हमारी संसद जो आप बैठे हैं, ये हम कह रहे हैं भाई तुमने सुई लगाई, उसको मॉडिफाइड तो किया, मेरे किसान का खेत था, मेरे किसान पानी प्रकृति का था, मेरे किसान ने मेहनत की और मेरे किसान का ट्रेडिशनल नॉलेज था। बहुत बड़े दुख की बात है, दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज का कोडिफाइड होने का कानून है, लेकिन किसी भी किसान का कोई भी कोडिफाइड नहीं हुआ। सिंपल सा उदाहरण बता दूं कि बोर्डी आपके यहाँ नहीं होती है, शायद राजस्थान में होती है। तो मैं एक हाथी के पास गया, बहुत बूढ़े हाथी के पास में, उसने मुझे कहा साहब, मैंने कहा यार ये खराब हो गई लकड़ी, सो गई, क्या हुआ? कि साहब आपने रस के दिन में काट ली होगी। तो ये कैसे? अमावस 11, 12, 13, 14 और अमावस, इनमें कटी हुई बोर्डी खत्म होती है। हमारे बुजुर्गों के पास में बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को वैज्ञानिक की विचारधारा ने कबाड़ा और लेकर के उसमें जींस डाला, पेटेंट कराया और पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट के अंदर लोग खूब कमा रहे हैं। अब किसानों को इसमें जाके देना है, हम क्या करें भाई, हम क्यों नहीं करें, मेरा खेत है, ले मेरे कोई देश में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चला भाई 5% ही दे दो इनको, लेकिन अभी तक दे नहीं है। तो ये एक बात हुई। दूसरा कहा कि भाई जब इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म हो तो अमेरिका ने चुपके से 3 बक्से डाल दिए उसके अंदर। एक एग्रीमेंट हुआ एग्रीकल्चर पर, 3 बक्से डाल दिए, नाम दे दिया ग्रीन, ब्लू और एम्बर। ग्रीन बॉक्स के अंदर उन्होंने कह दिया कि रिसर्च चाहे जितनी करो, सारे लोगों को बिजली फ्री लगा दो, सबको ट्यूबवेल खोद दो, सबकी जमीन लेवल कर दो, सबके लिए ये काम कर दो, तो ग्रीन बॉक्स में आएगा। अभी सरकार को कौन मना करता है, सबके ट्यूबवेल खोद दे, सबकी लाइनें लग दे, सबके बिजली कर दे, क्यों करें? लेकिन वो ग्रीन बॉक्स का मॉडल है, 9 पॉइंट है। कभी आप AOA एग्रीमेंट है, ये नोट करके रखिए आप, ये डॉक्यूमेंट पढ़ा के हम आप जो भी मांगेंगे देंगे। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर हमने किया, तो उसके अंदर ये बात आई कि भाई 3 बक्से हुए, तो अमेरिका ने 1 बक्सा ग्रीन बॉक्स का खोला और किसानों को 48 लाख रुपए पर किसान दे दिया हाथों हाथ। और यहाँ 15,000, 14,000 समथिंग 700 कुछ है। अब ब्लू बॉक्स के अंदर एक कानून है कि जो कोई भी आदमी, सरकार उसको लिमिट करेगी, यानी आप गेहूं उतने बोओगे नील की तरह, जैसे पंजाब को कहा आप चावल मत बोइए, आप गेहूं बोइए, और इन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मॉडल दे दिया कि आप ऐसे मत करिए, ये जमीन काम की नहीं, आप इसमें, तो आप बैन करते हो तो ब्लू बॉक्स में सब्सिडी दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी सरकारें इन बातों को, ब्लू बॉक्स को सुनने के लिए तैयार नहीं, ग्रीन बॉक्स को खोलने को तैयार नहीं, और एम्बर बॉक्स में लटकी पड़ी है कि MSP और वो सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ा इनको, अंतरराष्ट्रीय दबाव है, MSP हम दे नहीं सकते, ये हमारे साथ है, ये करके हमने कहा भाई ये दे दो, लेकिन ये देने को तैयार नहीं। यानी हमारे पास में जो CBD का समझौता और AOA का समझौता और इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट का समझौता जो हुआ, हमारे साथ एक तरह का धोखा हुआ। हमें ज्ञान नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं, अब क्या करें, कहाँ जाएं? इसके बाद में UNEP के वैज्ञानिक मेरे साथी हैं, सागर दारा, तो अभी आएंगे, मेरी 2 तारीख को मीटिंग होगी उनके साथ में, और भी मैं उनसे डॉक्यूमेंट लाऊंगा। मैं डॉक्यूमेंट लेकर के राहुल की भारत यात्रा में गया, दौड़ते भागते गया। योगेंद्र मेरा साथी है, योगेंद्र यादव, मैंने कहा भाई मुझे भी इस मिला दे, इसमें जयराम रमेश से मिला दे, ये पर्यावरण भी है, मैं कुछ बात किसानों की लेके आया हूँ। तो उन्होंने राहुल को मिला दिया, इनको मिला दिया, मेरी मीटिंग हुई, माना भी उन्होंने। हमारे जितनी भी खेती है दुनिया के अंदर, क्वाटा में एक समझौता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात में लेके चल रहा हूँ। क्वाटा में एक समझौता हुआ कि जो गैस उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, कार्बन को ज्यादा फेंक रहा है, वो कम करने वाले देशों को दे।
तो साहब अमेरिका सबसे टॉप, चाइना दूसरे नंबर सब हैं, हम बहुत नीचे हैं, हमारे पास 4 है, उनके पास 29 का डेटा है। अब ये हुआ तो यार क्या हुआ, वो पैसे भेज रहे हैं आपके पास क्वाटा समझौता में, पैसे कहाँ जा रहे हैं, सरकार खा रही है। हमने कहा भाई तुम सिर्फ फॉरेस्ट पे दे रहे हो, फॉरेस्ट पे दे रहे हो, पेड़ का आपका फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट का ही फॉरेस्ट, गवर्नमेंट के पैसे अमेरिका से आए चाहे चीन से आए कार्बन क्रेडिट के नाम से, और उसको अपने आप में काम ले लिया। हमने कहा हमने फसल कोई उसमें दो, मेरे खेत में भी पेड़ है उसमें भी दो। भाई पेड़ तो पेड़ ही होता है ना, फॉरेस्ट बड़ा पेड़ कोई अलग थोड़ा ही होता है, हमारा कोई अलग थोड़ा ही होता है। लेकिन ये हम कह नहीं पाए, ये सिर्फ गुजरात के मैच मैंने आपको नाम का रिकॉर्ड होता है, मैं भेजता भी देता हूँ, उसने 15 करोड़ को उठा लिया। हमने जब इन बातों को उठाया तो कहा आप कंपनी बनाइए, यानी हर किसान पहले कंपनी बनाए, फिर उसको सर्टिफिकेशन ले, सर्टिफिकेशन देने वाली क्रेडिट की सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां अलग, उनके पास आप ले जाओ, 10 लाख रुपए का खर्चा सीए रखो, फिर आपको कोई आपके 2-4 बीघा का है तो कार्बन क्रेडिट मिले। हमने कहा कानून बना दो, एक गांव का पूरा बना दो, गांव वाले बांट लेंगे अपने अपने खेत के हिसाब से, पूरे राजस्थान का, गुजरात का, इस राज्य का बना दो। लेकिन सरकार कैसे सुनती नहीं। कार्बन क्रेडिट हमारी डिमांड है, हमें कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। दूसरी लड़ाई टोल रोक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो कभी ये नाराज हो जाते हैं, कभी इनको कहते हैं हाँ वो तीसरी। मैंने किसान संसद का मैंने अध्यक्षता की थी जयपुर वाली, तो सारे जितने भी आए थे ये पूरे ग्रुप थे, टिकट वगैरह, उन्होंने कहा कि देख बातें कैसी आपकी अलग तरह से है, तो मैंने कहा इनको आप ले आओ ना अलग तरह से। सीड के मामले में जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा, टीएल के नाम से पूरे भारत में सीड बिक रहा है, ट्रूथफुल लेवल, यानी इंडस्ट्री का मालिक ये कह रहा है कि मैं शपथ पूर्व कहता हूं कि मेरा बीज ओके है, और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी का सर्टिफाइड बीज शपथ ही है, वो तो उसको नोटिफाइड नहीं करके, कुछ तो इनको बजट नहीं मिलता इसलिए कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इनको सरकार का भी रहता है कि ठीक है ये बना देंगे सेठ जी बीज, तो आपको क्यों तकलीफ देखनी है, ले आएंगे, किसान खरीद लेंगे, आपको कोई तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है, टीएल बीज आराम से बिकता है। तो ये सारी कुछ चीजें, फिर हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ विशेष बातें एक्सेस की लाई, जो मैंने आपसे पहले कही कि हम सैनिक के बराबर सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, जय जवान और जय किसान। वो जो सैनिक को सोशल सिक्योरिटी उनकी बच्चों की दी है, सैनिक स्कूल, उनके जो भी सुविधाएं हैं वो हमें दे दी जाए। इंडस्ट्री के लेवल पे हमें बैंक की एक्सेस चाहिए। बैंक के अंदर बहुत गड़बड़ जाला है, और कभी आप हेयर कट शब्द लिख लें, यूथ पर्टिकुलरली हेयर कट इन इकोनॉमी के सर बैठे, इनसे ढंग से आप इस लेक्चर को सुनना। हेयर कट के मामले में एक ट्रिब्यूनल होता है, वो ट्रिब्यूनल सिंगापुर में बैठता है, यहाँ से फाइल जाती है, और वो सेठ जी जाके कहते हैं साहब इसकी तो आप वैल्यूएशन जो है 3% ही कर दो 100 रुपए की जगह, और आराम से हो जाती है। और वो यहाँ आने के बाद में 3 रुपए में 1, 2, 3 करके अपने भांजे को वही फैक्ट्री वापस 3 रुपए में खरीद लेता है, 57 रुपए सरकार के गए। तो किसान को भाई हेयर कट क्या, किसान ही बाल कटा लेगा, हेयर कट किसान को दे दो, कोई लेना होगा, लेकिन वो व्यवस्था हमारे साथ नहीं लागू है। वन टाइम सेटलमेंट का थोड़ा सा इन्होंने नाबार्ड के अंदर मामूली कर रखा, वो भी डरा धमका के कोई दे उसके हिसाब से। वन टाइम सेटलमेंट में सेठ जी के सामने बैठते हैं मैनेजर साहब, चाय कॉफी पीते हैं और सेटलमेंट कर देते हैं, इतने रुपए दे दो चलो माफ कर देते हैं। एक बीजीएफ का फंडा है, मैं पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हूँ, वाइबिलिटी गैप फंड। वाइबिलिटी का मतलब है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनते हैं इस देश के अंदर, एग्रीकल्चर की प्रोजेक्ट है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ एग्रीकल्चर उसको, कि यहाँ पे वाइबिलिटी नहीं है, जो उपज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, वाइबल नहीं हुई है फसल वो, तो वो गैप क्यों नहीं देते? इन्होंने एक एग्रीकल्चर में कुछ डाल रखा रेट के ऊपर कि मार्केट कोई फ्लक्चुएट करेगा तो उसके अंदर हम कुछ कर देंगे। भाई गैप फंड आप गैप लगाइए ना, 20% इंडस्ट्री को दे रहे हो, हमें दे दीजिए। हमारे 8 कुंटल होना चाहिए था, जिसकी जगह कम हुआ है, 20% तक की लिमिट है, वाइबिलिटी गैप हमारा भी फंड दे दीजिए। पीएलआई की स्कीम है जिसमें 14 हैं,
PLI में ये सेमीकंडक्टर वगैरह, ये मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मामला, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव पिछले साल तक दे चुके हैं। 18 लाख करोड़ का NPA माफ हो चुका है। 21% का इनका जो था, इनका टैक्स, जो कॉर्पोरेट का टैक्स 19% हो चुका है। हम इन बातों को नहीं उठा पा रहे हैं और ये बड़े आनंद से किसानों की बातें, डबल इनकम होती, इसी बातें, चौथी बातें करते रहते हैं। हमारे ऐसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे थिंक टैंक के मायने में कि हमें कहाँ पर कैसे, हमारी बैंक की एक्सेस ऐसी हो जो इंडस्ट्री की हो, सोशल सिक्योरिटी ऐसी हो जो सैनिक की हो, और हमारे लिए जो सुविधाएं हैं उनको हम किस तरह से लें, ये लेकर के अब मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। इसमें जो दिया हुआ है मोटा मोटा वो, क्योंकि लंबा भाषण लोग ने तो सुनते हैं, ने इस रिकॉर्डिंग को लोग देखना पसंद करते हैं। ये डॉक्यूमेंट 28 क्लोज हैं, काफ़ी लोगों के पास उपलब्ध भी हैं। यहाँ टेबल जब होगी उसमें हम आपको देंगे भी 15-20 मिनट आपको पढ़ने के लिए। मोटा मोटा सा मैं आपको ऊपर कर दूँ। पहली परिभाषा इन्होंने किसान की दी है। मैंने किसान की परिभाषा में कुछ बदलाव, जैसा मैंने आपको पहले कहा, खेत में खड़े किसान को प्राथमिकता देते हुए आप किसान की परिभाषा बदल दीजिए और उसको स्पेशल कैटेगरी दे दीजिए। उसको जो मैं कह रहा हूँ, सैनिक वाला दर्जा, इंडस्ट्री वाला दर्जा, BGF का दर्जा, इंसेंटिव का दर्जा, वो नागरिक और वो नागरिक बराबर हो। ये किसान, उस किसान को आप मान लीजिए, किसान जिंदा रह जाएगा, खेती जिंदा रह जाएगी। ये परिभाषा है। दूसरा आर्टिकल ये है कि भाई कानून, प्रशासनिक व अन्य कदम जो हैं इनको पूरा लागू करने के लिए इन्होंने कहा है। बूढ़े, औरत और बच्चों के लिए इन्होंने अलग कानून बना रखे हैं। वो सारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डॉक्यूमेंट बने और बहुत ढंग से लिखे गए डॉक्यूमेंट है, लेकिन लागू करने में सरकारों की उसमें नहीं है। भागीदारी को अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जितनी भी हैं उनको लागू करने का नियम भी है। फिर तीसरा है कि बिना भेदभाव के लागू हो, इंडस्ट्री के लिए अलग नहीं हो, इनके लिए अलग नहीं हो। चौथा जो है महिलाओं के लिए, खेती महिलाएं चलाती है, ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। मेरा भी यही हाल, मेरी पत्नी अभी खेत में खड़ी है, 10-15 लेबर हैं, तिल कट रहे हैं, स्थिति यही है। वो पशु भी वही संभालती है, मैं यहाँ नेतागिरी समझो भाषणबाजी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ खेती के प्लस में करता हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं मैडम जा रहा हूँ और ये तुम तेरे लेबर में काम कर, फील्ड में, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। वोमेन के मामले में हमें एक सामाजिक सहकार का मॉडल ला रहे हैं, उसके अंदर हमें बिल्कुल अलग थलग करना पड़ेगा। कुछ एक नया चिंतन काश्तकार कौम को औरत के मामले में, ये जो बिल है ना, ये तो ढकोसले हैं, इनको मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ। आपको एक केंद्र देना पड़ेगा औरत को, उसकी लीला न्यारी है, 2 घरों की कहानी है, उनको आपको उस लाइन पे लाना पड़ेगा। उसको एक महिमा मंडित होकर के औरत को आगे लाने बिना हमारी खेती नहीं कर सकती। आप पता नहीं करिए, करते रहिए, लेकिन औरत को लाना पड़ेगा इस खेती के लिए, वरना ये खेती नहीं कर सकती। ये इसमें दिया भी है। 5वां इन्होंने दिया है नेचुरल रिसोर्स के मामले। नेचुरल रिसोर्स टोटल के टोटल इन्होंने 90% तो अडानी जी को दे दिए। कोयला, टूर से खनिज, टूर से पूरे के पूरे। अब नेचुरल रिसोर्स के ऊपर किसान का हक हो, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। हम नेचर के प्राणी हैं, हमारा हक हो। ये 5वां कह रहा है एनवायरमेंट और उसके असेसमेंट के अंदर हम हमारी टांग हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट के अंदर हम जाएं। 6ठे मामले में बहुत बड़ी बात कही है। 6ठा कह रहा है राइट टू लाइफ। किसान को खेत में से अरेस्ट करके पकड़ के कोई नहीं ले जाएगा, वो पाल रहा है, इस सृष्टि को लिए बैठा है, लाइफ लाइन के लिए बैठा है। इसलिए जैसे सैनिक को उठा के आप नहीं ले जा पा रहे हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल अलग है, उनका लिए सिस्टम अलग है, तो किसान का भी अलग कानून कायदे, उनके पंचायत, उनके चाहे खापे करें या कोई पंचायत करे या कुछ भी करे, उनका अलग आप कोर्ट बनाइए। इन कोर्टों में किसानों को घिसापिटी करने से बर्बाद हो चुके हैं। कोई अरेस्ट नहीं करेगा, अरेस्ट करेगा तो उस कोर्ट से होगा। ये 6ठा आर्टिकल कह रहा है इसमें। 7वां कह रहा है कि लॉ के विरुद्ध में सामने आप सभी होंगे, ये तो फंडामेंटल राइट हमें दे रखे हैं। और 8वें में तो थॉट, बिलीफ, धर्म वगैरह आप कुछ भी पालन करो, ये जनरल बातें हमारे फंडामेंटल राइट में आ चुकी है।
90 के अंदर दे रखा है कि यूनियनें बनाने के लिए आपको छूट दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड वगैरह है। तो एक तो किसानों को ये ट्रेड जितनी यूनियनें बनी हुई है ना, इनको एक जगह लाने का प्रेशर इस टाइप के थिंक टैंक सिस्टम से आना पड़ेगा। मेरी कई किसान यूनियन से बात हुई, वो मानते तो हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि वो इनकी अपनी सींग अड़ाई में हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमें दबाव बढ़ा के रखना चाहिए। ये आंदोलन किसानों के नेताओं से नहीं चला था, लंगर से और जनता के दबाव से चला था। ये माने या नहीं माने, मैं मानता हूँ, मैं भी आंदोलन में 2-4 बार गया हूँ। जनता तो बोड़ी पाड़ी खेत की थी, उनको पता लगा ये है, तो उन्होंने प्रेशर बना दिया, गाँव में जाए जैसे इनको रखा नहीं तो वहीं डर के बैठना पड़ा, वरना भी ये चले जाते वापिस, उनको कोई ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन स्थिति ये थी। बार बार न्याय के मामले में है, न्याय के मामले में ये डॉक्यूमेंट बहुत कुछ अलग कह रहा है कि किसान घोड़ा डाला है, इसलिए न्याय को आप अलग तरीके से देंगे। किसान का न्याय करने के लिए अलग व्यवस्था होगी, जस्टिस करने के लिए उसके लिए अलग कानून होंगे, वकीलों के जंजाल से उसको बाहर निकालिए। ये किसान को पकड़ोगे नहीं, न्यायिक व्यवस्था गाँवों की पुरानी जो भी सिस्टम है उसको करने के लिए 12वां आर्टिकल कह रहा है। और 13वां आर्टिकल कह रहा है किसान के बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, इनके लिए आप सारा प्रबंध करोगे, सैनिकों का कर रहे हो इसी तरह से, उनके लिए आपको करना होगा, क्योंकि वो तो खेत में काम करता है, आपके लिए अन्न उपजाता है। अब झगड़ा यही है कि भाई कौन सा किसान उपजाता है कौन नहीं। यहाँ मैं थोड़ा सा अटका हुआ हूँ, आप भी इस ग्रुप डिस्कशन में जो भी चिंतन लाए आप अपना स्टार लाएं। 14वां माइग्रेंट लेबर का बिहार से लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, इनके राइट्स इसमें दिए गए हैं। 15वें के अंदर इन्होंने न्यूट्रिशन की बात कही है, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात है, मेन न्यूट्रिशन की बात कही है। 15वां आर्टिकल 28 है कुल में, ज़्यादा आपको नहीं खींचूंगा। 16वें में बहुत बड़ी बात कही है। 16वां आर्टिकल सीधा कह रहा है कि आपको डिसेंट वर्क दिया जाएगा। काम का मतलब ये नहीं कि आपको कोई अग्निवीर बना के रवाना कर देगा। डिसेंट वर्क की परिभाषा इंटरनेशनल लेवल पर 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ये छुट्टी होगी, ये फला होगा, इतनी तनख्वाह मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगा, बहुत कुछ ILO में दे रखा। उसके बाद में 17वें में बहुत बड़ी बात कही है, ये मैं विडम्बना मानता हूँ मेरी, कि राजस्थान में हमारे पास में हमारा लैंड की एक्सेस नहीं है। हमारे खेत के नाम जो हैं वो राज्य सरकार के नाम है, राजस्थान सरकार के नाम से। ऐसे हिंदुस्तान में 5 ही स्टेट बताते हैं जिनके जमीन के हकदारों के नाम है। यहाँ चौधरी चरण सिंह जी का यूनिवर्सिटी से मैं उनको उन पुण्यात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान के नाम से लैंड है यहाँ यूपी में, और वो चौधरी साहब के सौजन्य से हुई। तो राइट टू लैंड जो है इसमें लिखा हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये भी एक हमारे पास में है। 18वां का है कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को करने के लिए किसान की जिम्मेदारी है। ये आप कार्बन क्रेडिट दूर से ये दुकानें मत खोलो, आप किसान को और आदिवासी को सौंप दो ये जंगल और ये जमीन, और पैसे आप अपने जो बाहर से ला रहे हो या ये कर रहे हो इसका हिसाब किताब इनको दो, एनवायरनमेंट बचाना हो। तो ये जो है आपका 18वां है। 19वां है जो बिल्कुल एक भूचाल लाने जैसा है, वो है बीज। बीज के मामले में देवल देव जी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, साउथ में, उड़ीसा से हैं। कभी आपको मेरे इस वीडियो में शायद नहीं है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, एक मीटिंग उनके साथ करूँगा। बीज की शॉर्ट, बीज के अंदर किसकी क्या काम है? मेरा बीज मैं बोऊं, आपको क्या लेना देना? लेकिन जेनेटिक मॉडिफाइड ला करके हमारे बीज खत्म करके थैली में पैक करके एक तरफ तो आपको ये कोने में खड़ा कर दिया, कपास गाय, सरसों गाय करने की तैयारी है। जेनेटिक मॉडिफाइड जो DMH आ रही है 11 का जो है वर्णा की वैरायटी को चेंज कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि बीज का इतना खतरनाक धंधा है कॉर्पोरेट जगत में, जिसको पैदा करने वाला से कोई लेना देना नहीं है, बेचने वाला दूसरा, पैदा करने वाला दूसरा। कोई बात ही पकड़ में नहीं आ रही कि उस बीज को तुम क्यों ले गए भाई, इस थैली में पैक किया। हमारे यहाँ एक एक्ट बना हुआ है PPV एंड FR, आप कभी पढ़ना उस एक्ट में, एक उस एक्ट में एक लाइन लिखी है, किसान अपने बीज का उपयोग खुद कर पाएगा। मतलब
आप अपने भाई को नहीं दे पाओ, कानून में भी ये लिखा हुआ, लेकिन हम तो खैर दे रहे हैं, पड़ोसी हमारे रिश्तेदार भी ले जा रहे हैं, और थैली में पैक करके नहीं बेचेगा। आपको बीज देना है तो किसी कट्टे में भर के आप भाई को दे दो, वो बोले कि सरसों बोनी है, ये बोले तो इतनी बड़ी बंदिश बीज में, किसान का बोया हुआ बीज छीन लिया, थैलियों में पैक करके, जेनेटिक मॉडिफाइड का आप BT3 और मेरा जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में BT3 और BT4 का या कपास होती हो तो उसमें सुनना, बहुत बड़े वैज्ञानिकों को मैंने जोड़ा था, उनसे मैंने जब सवाल पूछे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोई मतलब का नहीं है। BT3 लाल सुंडी को गवर्न करता है, BT4 कुछ भी नहीं करता है, किसी प्रकार की उपज नहीं बढ़ती है, लेकिन मार्केट में आ गया, इंडिया गवर्नमेंट ने साइन ही नहीं किया, कैसे आ गया, कैसा तेलंगाना से घुसा, गुजरात में आया, किसानों को बांट दिया। हमारे किसान नेता एक हैं जो लगे हुए थे, तो मेरे को किसी ने कहा हनुमान जी इस पे आप कुछ करो, ये कह रहे हैं खरीदो, मैंने कहा साइन ही नहीं इंडिया गवर्नमेंट के BT3 BT4 के, कैसे खरीदे, पूरे भारत में बिक रहा, टीयर बीज बिक रहा, BT3 BT4 बिक रहा, अजीब और अब इन किसानों को कैसे बताएं कौन सी लड़ाई लड़े। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाइड नहीं किया, हमारे बीज को तुमने थैली में पैक करके बेचा, हम कहां तुम्हारे पीछे भागे भाई। ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिखी हुई है, नेशनल के डॉक्यूमेंट वाले कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं। 20वां जो है वो CBD का है, कंजर्वेशन का है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा खेत, मेरा पानी, मेरी मेहनत, मेरा नॉलेज, और एक ऐसी में बैठे हुए वैज्ञानिक जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ICR में एक सुई लगाते हैं, वो सुई कितनी कार करे वो पता नहीं, लेकिन पूरा पैसा उनको जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है, फिर वो पूरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कही 2 समझौते कि ये कहते इंटरनेशनल में, उसको मैं यहाँ CBD में कन्वर्ट कर दूँ। कार्टिजिना में हुआ 2000 में, नागोया में हुआ 2010 में। कार्टिजिना में समझौता हुआ कि हम दुनिया के लोग जो चीजें खाएंगे आपस में WTO के मार्फत बायोसेफ्टी का टेस्ट करके खाएंगे। तो ADS-CH के क्लीयरिंग हाउस के नाम से इन्होंने एक खोला कि बायोसेफ्टी के अंदर क्लीयरिंग हाउस में जाके तुम देखो कि जो अमेरिका से जो बीज आया है तुम्हारा मक्का, बायोसेफ्टी में सही है कि नहीं है। अब क्लीयरिंग हाउस का जब मैंने कई लोगों से पूछा, वैज्ञानिकों से पूछा कि भाई क्लीयरिंग हाउस में मेरे किसान को जाने दो, मान लो मत जाने दो, लेकिन जो खा रहा है उसको तो जाने दो। अमेरिका का मक्का कोई भारत का नागरिक खा रहा है, उस क्लीयरिंग हाउस में घुस के वो देख नहीं सके, कि वो टेस्ट नहीं करा सके कि इसमें कितना कचरा है, कितना साफ है, कितना स्वाद, लेकिन बायोसेफ्टी के नाम से ये पूरा गौरव है। ये कार्टिजिना का समझौता है, कोई देश माल लाएगा इस तरह से लाएगा, बेचेगा। अब क्लीयरिंग हाउस की हमारे को एक्सेस नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये कि हमारा कंज्यूमर बिल्कुल अलग थलग कर रहा है, जैसे किसान को कोई बहुत कुछ ले रहा हो, हमें मिलना पड़ेगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कंज्यूमर से दोस्ती है, इंडस्ट्री से दोस्ती है, हमारा सेकेंडरी प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे सैनिक से दोस्ती है, हमारे बहन बेटियों का, हमारी भूमि की रक्षा कर रहा है। हम सब मिल के इस सामाजिक सहकार में जीवन को यापन करना चाहेंगे, तब जाकर के बात बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। लेकिन समाज बिखरा सा, राजनीति के जंजाल में फंसा हुआ, हम इन बातों को गहराई से पढ़ते नहीं, हमें कहाँ जाकर के टकराना, कहाँ नहीं टकराना। 21वां आपको खेती के लिए पानी, पीने के लिए पानी किसान को देने की गारंटी देता है। 22वां आपका सोशल सिक्योरिटी देता है, रहने करने का उसके हिसाब से देता है। 23वां आपको फिजिकल, मेंटल और इसमें यानी स्वास्थ्य के बारे में कह रहा है। 24वां आपको मकान देने के बारे में कह रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन बॉक्स की जो मैंने सब्सिडी की थी, उस सब्सिडी में आप सब किसानों के एक बना दो, एक डिजाइन दे दो, हट बना दो कि तुम्हारा ये तो गोदाम है छोटा सा, ये तुम्हारे बच्चों के रहने के लिए, आप दे दो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। प्रॉब्लम का ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी तो बहुत दे सकते हैं, अमेरिका देता, तुम भी दे दो, हम खुद घर वाले बना लेंगे, 2 पैसे बचा लेंगे, लेकिन नहीं। तो आवास का 23वें के अंदर दे रखा है, 24वें में, और 25वें में सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और इनके लिए है कि भाई आप ये पौधे बो रहे हो ना इधर से उधर, इनको ठाको। राजस्थान के लोग बाजरी बोए खुश रहेंगे, सेब बोने में कोई दुकानदारी चलाने का कोई मतलब नहीं है, 4 पौधे बो के। जो इकोसिस्टम है,
जो वातावरण जो सूट करता है वहां वो पौधे बोए जाए, ये ज्यादा ठीक रहेगा, उसी को प्रोत्साहन करना चाहिए। 27वें में है कि इनको लागू करोगे, रियलाइज करोगे पक्का। 28वां ये बात कहता है कि इन कानूनों में से ये सारी कहानियां जब हम लेके जाते हैं किसान के इस दायरे के इर्द गिर्द, तो यूं लगता है कई बार कि हमारे ज्ञान का कहीं अधूरापन है, या कौन से कारण रहे, क्या ऐसे रीजन रहे कि खेत के अंदर अनाज है, उस अनाज को किस तरीके से कैचअप करने की बात को कह रहा हूं। अब मैं 5 मिनट एक व्यवस्था के बारे में कहकर जिसके विरुद्ध में मैं सामाजिक सरकार चला रहा हूं। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल अभी अभी पास हुआ है। पूरे बिल की मैं स्टडी करता हूं, लोगों तक पहुंचाता हूं हर संडे को मेरी मीटिंग में। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राज्य सरकार के कोऑपरेटिव में जो लोग हैं वो लोग लैप्स हो जाएंगे और अमित शाह जी का जो सहकारी मॉडल है वो मॉडल को लेंगे। 8.5 लाख मल्टी पेड के नाम में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको पेश कहा गया, वो खुले। 63,000 खुल चुके हैं, उसमें 25,000 का लोन ये लोग दे चुके हैं, 95% डेटाबेस बन चुका है। इस पूरी कहानी के थीम क्या है कि हम अमूल के पैटर्न पर दूध को, जैसे इन्होंने कब्जा किया, अनाज को कब्जा करना, रोटी तिजोरी में लानी है। उस रोटी को लाने के बाद में उसमें कहना है कि इसमें आयरन कम है, इसमें जिंक कम है, इसमें फला कम है, इस नमक में आयोडीन कम है। ये बातें हमें वैज्ञानिकों से प्रचारित करानी है। ये बात होने के बाद में पूरा जब आपके पास में ये ढांचा कवर हो जाएगा, एक मुट्ठी में हो जाएगा, तो हम इसके काउंटर में ये कह रहे हैं कि मेरे गांव के अंदर एक पोर्टल बन जाए। यूथ सुनिए, आपके गांव में जो चीज पैदा हो रही है, पोर्टल बना करके गांव में एवोइड मार्केट का मॉडल दे करके मिल बांट के आप खा लीजिए, जैसे हमारे बुजुर्ग 90 साल पहले खा रहे थे। हमारे वहाँ गन्ना नहीं है, गुड़ नहीं है, तो हम आप लोगों से लिंक बना के आपसे गन्ना मंगवा लेंगे, हम ले जाएंगे, जैसा भी होगा हम इंटर मार्केट लिंक कर दें। ये मार्केट जो व्यवस्था की है, किसान रेल माल व्यापारी का, उड़ान हवाई जहाज माल व्यापारी का, पोर्ट 7-12 में से अडानी जी के पास में, एक इनका खुद का, 5 जो है ये नेवी और इनके पास में डिफेंस में, उनके पास में। अब ये सारी चीजों को हम ये देखें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया में बाकी जगह किसान 1-2%, भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस किसान को अमेरिका के पैटर्न पर यदि आप टैकल करोगे, पूरा इस तरह से मार्केट डेवलप करोगे, डिमांड सप्लाई की करोगे, तो मतलब लास्ट बात मैं ये कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। 2 तरह की इकोनॉमी की थ्योरी है, ज्यादा तो सर बता पाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर, आप ऊपर आते और आपके फेवर में 4 तालियां बजवाते। मैं अंत में आपका शुक्रगुजार हूँ, इस ठंडे हॉल में आप उद्बोधन करने का आपने मौका दिया हमें, इस बात के लिए हम बहुत गद हैं इसमें आपने दिया। 2 तरह की थ्योरी है, डिमांड सप्लाई की थ्योरी जो मनमोहन सिंह जी ने चलाई, आप डिमांड क्रिएट करो, सप्लाई कर दो। एक थ्योरी है वेल्थ क्रिएट। वेल्थ क्रिएटर को ईज ऑफ डूइंग के नाम से बिजनेस दे दो, वेल्थ क्रिएटर को कह दो कि आप वेल्थ क्रिएट करिए। जब उसके पास में वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तो एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, जिसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं सही। ट्रिकल डाउन थ्योरी, तो एक मेरी मीटिंग में मैंने ये कहा कि अमेरिका की कंपनी, ट्रिकल डाउन का मतलब ये होता है कोई एक तालाब में आपने पानी भर दिया, वो नीचे भी थोड़ा बहुत तो जाएगा, तो नीचे काम करने वालों को भी 2 रुपए मिल जाएंगे, किसान भी जिंदा रह जाएगा, ये थ्योरी है। लेकिन हमारे यहाँ की इंडस्ट्री ने एक प्लास्टिक की लेब टाइप लगा दी, मरे एक पैसा किसी नीचे वाले के नहीं जाए, सारा पैसा मेरी जेब में आए, 7 पीढ़ी नहीं पाऊं। ट्रिकल डाउन को फेल कर दिया इन्होंने। वेल्थ क्रिएट के मामले में इन्होंने पूरे जितने हिंदुस्तान के बिल बनाए, एक बिल मैंने पढ़ा, कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से बना, और ईज ऑफ डूइंग के नाम के बाद में जन विश्वास बना। जन विश्वास के नाम पे ये बना कि तुम अपना कोई गलती करो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, कोई छोटा मोटा 5 रुपए की पेनल्टी दे देना। इधर किसान के नाम पे जब हुआ, ट्रैक्टर का हुआ, तो वहां जन विश्वास नहीं आया।
वहां नहीं आया, आरबीआई के अंदर यहाँ नहीं आया, केसीसी में। तो ये कुछ बातें हम लेकर के चल रहे हैं। हम कोई विरोध के रूप में यहाँ विरोध करने नहीं आए हैं, हम कोई कंपटीशन करवाने नहीं आए कि इसके पास माल क्यों और इसके पास नहीं है। हम एक सामंजस्य और सामाजिक सहकार स्थापित करने के लिए आए हैं कि हमारा हक हमें दें। क्यों दें? कि जब तक किसान जिंदा नहीं रहेगा तो न ये फौज रहेगी, जवान रहेगा रोटी के बिना, न आपकी इंडस्ट्री रहेगी, न कुछ रहेगा। इसलिए इन सब बातों को हम सम्मत करते हुए अब मैं माइक दूंगा डीपी सिंह साहब को, और धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि डीपी सिंह जी के लिए भी आप तालियां बजा दें, और जी के लिए भी तालियां बजा दें, और सर के लिए ज़्यादा बजा दें, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। अब आगे का सेशन डीपी सिंह जी।